इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1875 इंडियन लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पूरे इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स को गवर्न करता है। ब्रिटिश राज के समय बनाया गया, ये कॉन्ट्रैक्ट्स के लीगल प्रिंसिपल्स को कोडिफाई करता है। इस एक्ट का एम बिजनेस डीलिंग्स में क्लैरिटी और सर्टेनिटी लाना है। ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स बताता है। इससे फेयरनेस और इन्फोर्सेबिलिटी इंश्योर होती है। इस एक्ट का इन्फ्लुएंस डेली लाइफ के कई एस्पेक्ट्स में है। ग्रोसरी खरीदने से लेकर कॉम्प्लेक्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस तक इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट की सिग्निफिकेंस इसके कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप में है। ये कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को कवर करता है। इनमें सेल, लीज, गारंटी और इंडेमनिटी शामिल है। ये एक्ट पार्टीज को एग्रीमेंट्स में एंटर होने के लिए एक फ्रेमवर्क देता है। ये उनके राइट्स और ऑब्लिगेशन सेट करता है। इससे कमर्शियल रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। डिस्प्यूट्स होने पर ये एक्ट रेमेडीज भी ऑफर करता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 दो मेन पार्ट्स में डिवाइड है। ये हैं जनरल प्रिंसिपल्स और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। पार्ट 1 में कवर किए गए जनरल प्रिंसिपल्स फाउंडेशन बनाते हैं। ये ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन और फ्री कंसेंट जैसे की कॉन्सेप्ट्स डिफाइन करते हैं। ये प्रिंसिपल्स सभी कॉन्ट्रैक्ट्स पर अप्लाई होते हैं, चाहे उनका नेचर कुछ भी हो। एक्ट का पार्ट 2 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में डिटेल में बताता है। ये स्पेसिफिक टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स एड्रेस करता है। इनमें सेल ऑफ गुड्स, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट और एजेंसी शामिल है। हर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के यूनिक रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। ये रूल्स जनरल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट टाइप के हिसाब से टेलर्ड होते हैं। ये 2 पार्ट स्ट्रक्चर एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क इंश्योर करता है। एक वैलिड ऑफर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का फाउंडेशन होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1857 इसके एसेंशियल एलिमेंट्स बताता है। सबसे पहले ऑफर डेफिनाइट और क्लियर होना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ये दूसरे पार्टी को कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। ये कम्युनिकेशन ऑरल, रिटन या कंडक्ट से इंप्लाइड भी हो सकता है। तीसरा, ऑफर में लीगल रिलेशनशिप बनाने का इंटेंशन एक्सप्रेस होना चाहिए। सिर्फ एक सोशल इन्विटेशन काफी नहीं होगा। ऑफर के टर्म्स स्पेसिफिक या जनरल हो सकते हैं। स्पेसिफिक ऑफर किसी पार्टिकुलर पर्सन को एड्रेस किया जाता है। जनरल ऑफर ओपन होता है फॉर एवरीवन। लास्टली, एक्सेप्टेंस से पहले ऑफर रिवोक किया जा सकता है। ये रेवोकेशन ऑफरी को कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। एक्सेप्टेंस मतलब ऑफरी का ऑफर के लिए असेंट। ये टर्म्स से बाउंड होने की उनकी विलिंगनेस शो करता है। वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए कई कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले, एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। कोई भी वेरिएशन एक काउंटर ऑफर माना जाएगा। दूसरा, अगर कोई प्रिस्क्राइब्ड मोड है तो एक्सेप्टेंस उसमें एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। तीसरा, एक्सेप्टेंस ऑफ एरर को स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता। कम्युनिकेट होने के बाद एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं किया जा सकता। ये इंश्योर करता है कि दोनों पार्टीज सेम पेज पर हैं। एक्सेप्टेंस ऑफर को एक्सेप्ट करने के इंटेंशन से किया जाना चाहिए। कंसिडरेशन वो प्राइस है जो एक पर्सन दूसरे के प्रॉमिस के लिए पे करता है। ये क्विड प्रो क्वो है जो एक प्रॉमिस को एनफोर्सेबल बनाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सभी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कंसिडरेशन मैंडेट करता है, सिवाय डीड द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स के। कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। ये लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं हो सकता। इसके अलावा कंसिडरेशन लॉ की नजर में कुछ वैल्यू का होना चाहिए। इसे एडिक्वेट होने की जरूरत नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू प्रॉमिस की वैल्यू की इक्वल होने की जरूरत नहीं है। कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर हो सकता है, लेकिन ये प्रॉमिसर की डिजायर पर होना चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज या टर्मिनेट कई तरीकों से हो सकता है। परफॉर्मेंस सबसे कॉमन मेथड है। यह तब होता है जब दोनों पार्टीज अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस पूरी करते हैं। एग्रीमेंट एक और मेथड है। पार्टीज म्यूचुअली अग्री कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी डिस्चार्ज का कारण बन सकता है।
ये तब होता है जब कोई अनफोर्सीन इवेंट परफॉर्मेंस को इम्पॉसिबल बना देता है। ऑपरेशन ऑफ लॉ एक और मेथड है। इसमें डेथ, इंसॉल्वेंसी या लॉ में चेंज जैसी सिचुएशंस शामिल हैं। लास्टली, एक पार्टी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकता है। ये इंजर्ड पार्टी को रेमेडीज सीक करने का राइट देता है। परफॉर्मेंस मतलब अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को पूरा करना। एक्चुअल परफॉर्मेंस तब होता है जब प्रॉमिस्ड एक्ट पूरी तरह एग्जीक्यूट हो जाता है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस दूसरी तरफ तब होता है जब एक पार्टी परफॉर्म करना चाहता है लेकिन दूसरे पार्टी के एक्शंस के कारण ऐसा नहीं कर पाता। एग्जाम्पल के लिए, अगर ए बी को गुड्स डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है और बी डिलीवरी एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज करता है तो ए का एक्ट अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहलाता है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का लीगल सिग्निफिकेंस होता है। ये प्रॉमिसर को उनके ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज कर सकता है। ये डैमेजेस के लिए स्यू करने का राइट भी दे सकता है, लेकिन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस बोना फाइड और कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब एक पार्टी बिना लॉफुल एक्सक्यूज के अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करने में फेल हो जाता है। ये दो तरीकों से हो सकता है, एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच तब होता है जब परफॉर्मेंस ड्यू होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर ए अग्रीड डेट पर बी को गुड्स डिलीवर करने में फेल हो जाता है तो ये एक्चुअल ब्रीच कहलाता है। एंटिसिपेटरी ब्रीच, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, परफॉर्मेंस ड्यू होने से पहले होता है। ये तब होता है जब एक पार्टी परफॉर्म करने की अपनी इनएबिलिटी या अनविलिंगनेस एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर ए डिलीवरी डेट से पहले बी को इन्फॉर्म करता है कि वो गुड्स डिलीवर नहीं कर पाएगा तो ये एंटिसिपेटरी ब्रीच है। जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इंजर्ड पार्टी के पास कई रेमेडीज होते हैं। डैमेजेस एक कॉमन रेमेडी है। ये लॉस के लिए दिए जाने वाले मॉनेटरी कॉम्पेंसेशंस हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक और रेमेडी है। कोर्ट ब्रीचिंग पार्टी को अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने का ऑर्डर दे सकता है। ये रेमेडी उन केसेस में दिया जाता है जहां डैमेजेस इनएडिक्वेट होते हैं। इंजंक्शन एक कोर्ट ऑर्डर है जो एक पार्टी को स्पेसिफिक एक्ट करने से रिस्ट्रेन करता है। रेसेशन इंजर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मानने की परमिशन देता है। यह उन्हें उनकी ओरिजिनल पोजीशन में रिस्टोर करता है। क्वांटम मेरुइट एक रेमेडी है जो एक पार्टी को किए गए काम के लिए रीजनेबल रिम्यूनरेशन रिकवर करने की परमिशन देता है, इवन अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या अनएनफोर्सेबल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए इंडिया का रिस्पॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ट्रांजैक्शंस को गवर्न करता है। ये एक्ट ई कॉन्ट्रैक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म किए गए अग्रीमेंट्स को रिकॉग्नाइज करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को लीगल वैलिडिटी प्रदान करता है। ये ऑनलाइन बिजनेस को फैसिलिटेट करता है और पेपर डॉक्यूमेंट्स पर रिलायंस कम करता है। ये एक्ट साइबर क्राइम्स को भी एड्रेस करता है। ये हैकिंग, डेटा थेफ्ट और ऑनलाइन फ्रॉड जैसे ऑफेंसेस को पेनलाइज करता है। ये एक्ट सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन के प्रोटेक्शन पर जोर देता है। ये अनऑथराइज्ड एक्सेस और मिसयूज के खिलाफ सेफगार्ड्स मैंडेट करता है। ये एक्ट साइबर क्राइम केसेस का फैसला करने के लिए साइबर अपेलेट ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश करता है। एक्ट के तहत फ्रेम्ड आईटी रूल्स 2011 इंटरमीडियरीज और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1877 इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बना हुआ है। ये एग्रीमेंट्स को एनफोर्स करने के लिए एक रोबस्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इसके प्रिंसिपल्स कमर्शियल डीलिंग्स में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करते हैं। डिजिटल एरा में इस एक्ट की रेलेवेंस और भी आज गई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है। ये ई कॉमर्स और साइबर क्राइम की यूनिक चैलेंजेस को एड्रेस करता है। साथ मिलकर ये लॉज इंडिया के इवॉल्विंग बिजनेस लैंडस्केप के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस दोनों के लिए इन लॉज को समझना क्रूशल है। ये उन्हें डिजिटल एज में कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए एम्पावर करता है।